बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क डेवकॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं हूं मुनीर अहमद एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रिसेंटली इमर्ज्ड Russo-Pak energy collaboration where Pakistan will be having discounted rate oil, and also we have discussed some uh, trade and economic measures as well. अब देखना ये है कि ये जो बात हम कर रहे हैं, जो एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, वो किस पस मंजर में हुई है और उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। जाहिर है कि जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, उनको इस पे कुछ रिजर्वेशंस भी हो सकती हैं, और उन रिजर्वेशंस को हम कैसे हल करेंगे। जब इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसके साथ हम इसको कैसे कॉम्बैट करेंगे, क्योंकि अभी दो असम्बलियां हमारी तहलील हो चुकी हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर जो इस वक्त की हुकूमत है उसके खिलाफ एक महाज कायम किए हुए है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये रशिया और पाकिस्तान का एनर्जी और पेट्रोल के ऊपर जो ताउन है ये कैसे होगा। We have speakers today, Senator Lieutenant General Abdul Qayyum Sahab, who has been working with Pakistan Steel Mills that was established in collaboration with Russia somewhere in 1970s, and he has also vision about foreign relations and also on the internal politics as well. Then we will be talking about the technicalities of the subject, as how we can enhance it and what framework we are looking for and how we should go about it, and if we are prepared about this kind of collaboration or not. Definitely energy and environment expert Kaise Ejaz will be throwing light on it. Then we will have Dr. Salma Malik, who is a geopolitical and foreign relations expert. She will be speaking about the initiative as how it would benefit and impact Pakistan, and why it is likely to be more beneficial for us, and how it could create challenge for us. And let's begin with Senator Lieutenant General Abdul Qayyum Sahab for his keynote speech, covering all the aspects of the issue. General Sahab, go ahead on, please. General Sahab, do you listen me? हेलो जी प्लीज। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वेबिनार पे इनवाइट किया है। देखिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपने लिया है। रशिया दुनिया का लैंड मास के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है अनडाउटेडली। इसका साइज अमेरिका के साइज से तकरीबन 2 गुना बड़ा है, यानी 1.8%। और फिर इसकी जो और ये दुनिया के साइज का तकरीबन 11% लैंड मास इनके पास है, एंड पॉपुलेशन सिर्फ 2% है। तो दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर देम टू रियली मूव फॉरवर्ड। इनकी ये जो एक्सपेंशन हुई थी ज्यादा हुई थी जब इन्होंने साइबेरिया वगैरह को एनेक्स किया था। अभी हम ये आते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। एक तो इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इनके पास लैंड मास है, दूसरा इनकी बड़ी रिजिलियंट पॉपुलेशन है जो इनके है, फिर ये एक मिलिट्री पावर भी है। आप ये देखें कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं अमेरिका समेत, उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रशिया के पास है 5,977, वाइल अमेरिका के पास 5,428 है। इसी तरह इनके पास मिसाइल्स 1,588 हैं। तो ये इन एडिशन टू द मिलिट्री पावर, फिर ये जो इनकी सबसे बड़ी बात है वो है जो एनर्जी रिसोर्सेस। ये दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है और दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर ऑफ गैस है।
which provides them a lot of strength for their economy. तो इनकी प्रेजेंटली यूरोप में फोर्थ से ये 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अनफॉर्चुनेटली वो रोलर कोस्टर पे रहे। पहले 1948 से 58 तक तो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन वगैरह भी होती रही, लेकिन फिर आप देखें कि अयूब एरा में ये जो इनके यूट्यूब हमारा वो जो है इनके स्पाइंग होती रही बड़ा बेर से, तो ड्रोन्स का देखा गया तो एक टेंशन थी। 65 इंडो पाक वार में ये ज्यादातर न्यूट्रल थे, लेकिन 71 वार में जिसमें मैं खुद भी शामिल था एज ए कैप्टन, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के इंडिया का साथ दिया। ये जो सकूते ढाका हुआ ये मुमकिन नहीं था अगर रशिया की पूरी सपोर्ट भी इनको साथ थी और बाकी भी ये था। तो इन्होंने उस वक्त उनको लॉन्ग रेंज गने दी 130 मिलीमीटर कैलिबर की, जिनका तकरीबन एक एक मन का गोला था। जो मैं तो ये शकरगढ़ नारोवाल के सेक्टर पे था और ये पीछे अपने बॉर्डर से लगा के 30 किलोमीटर तक अंदर ये मार कर रहे थे। तो एक तो वो था। इसके बाद मैं ये कहूं कि 1979 या 80 में जब इन्होंने इन्वेजन किया अफगानिस्तान का, तो फिर टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। फिर तो एक दुश्मनी की हद तक ये पाकिस्तान में परसेप्शन थी कि ये वार्म वाटर्स पे जाना चाहते हैं, तो इनको रोकने के लिए पाकिस्तान समझता था ये हमारी बैटल है। अमेरिकन जो थे वो अपने मफादात के लिए काम कर रहे थे, तो वो टेंशन थी। इसके बाद अभी ये खुशकिस्मती हमारी के अभी कुछ बर्फ पिघलनी शुरू हुई है और उसकी वजूहत है। वजूहत ये है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट में चेंजेस हैं। मसलन ये कि इंडिया जो सोवियत यूनियन के साथ बिल्कुल नथी था, अभी वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाई बना है। प्लस ये कि जो एक एससीओ बना दी इन्होंने, जिसके अंदर पाकिस्तान भी मेंबर है और ये कंट्रीज भी मेंबर हैं। तो ये मतलब है कि अभी चाइना और रशिया की एक आपस में थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग और अलाइनमेंट होगी। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी और ये फिर यूक्रेन की वॉर में ये कॉर्नर हो रहे हैं, नेटो वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो दे फील दैट दे मस्ट ओपन अप। तो फिर अब इन्होंने ईस्ट ओपन पॉलिसी अपनाई, जिसके अंदर फिर पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। एंड आई थिंक दैट इज अ वाइज डिसीजन कि इन्होंने अभी अपने तौर पे हुआ। लेकिन अगर आप तारीख में पीछे जाएं थोड़ा, तो आप ये देखते हैं कि जब ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात हुई, फिर 70s के अंदर आपने बात किया स्टील मिल का, ये इन्होंने, और उस वक्त स्टील टेक्नोलॉजी ऐसी थी जैसे किसी को आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दी। और इन्होंने बड़ी बेहतरीन मिल लगाई जिसका मैं चेयरमैन रहा 3 साल, और मुझे ये पता है बड़ी रोबस्ट है। और आज भी अगर उसका ध्यान रखा जाए और उसको अपग्रेड किया जाए, तो वो अभी 1 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन से 3 मिलियन टन पे जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया और सिचुएशन। फिर 1996 में रशियन ने हमें MI जो 17 है वो हेलीकॉप्टर्स दिए। फिर 2014 में हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह होती रही। 2021 में MI-34-35 हेलीकॉप्टर्स भी हमारे पास आए, और पाकिस्तान जो है वो उसका कोई रिजेक्शन नहीं था टू गिव देम एक्सेस टू दी वार्म वाटर्स। हम एक्चुअली उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो आगे हैं और सी पैक में। और अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबा है और जो कराची से कसूर तक ये पाइपलाइन है, जिस पे $2.5 बिलियन खर्च होंगे। तो ये एक इकोनॉमिक के हमारे जोड़ने की भी बातें जो थी वो उस वक्त हो रही थी। अभी फ्यूचर कोऑपरेशन हमारा किधर जाना चाहिए, स्पेशली जो हम बात अभी कर रहे हैं कि इनको ये है, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को एससीओ की मेंबरशिप के अंदर अपने आप को मुतहर्रिक करना चाहिए।
स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया, चाइना, इन मुल्कों के साथ एक दोस्ती और स्पेशली इकोनॉमिक टाइज को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा ये है कि रशिया के साथ जो बात हम करना चाहते हैं वो है एनर्जी की जो नीड्स हैं पाकिस्तान की। आप देखें कि तकरीबन 70 मिलियन बैरल हम फ्यूल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं एनुअली। अभी हम सोच रहे हैं कि उसकी 35% रिक्वायरमेंट जो है वो रशिया से की जाए। और अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है वो एक बहुत खुशाइंद है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के भी मफादात हैं और रशिया के भी मफादात हैं कि एक पाकिस्तान जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री जिसकी पिवटल पोजीशन है इस एरिया में, जो कि क्रॉस जंक्शन है, गेटवे है टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, टू साउथ ईस्ट एशिया, टू आपकी अरेबियन सी एंड सो ऑन, वो उसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। दूसरा, हम रशिया के साथ जो तामन है वो कर सकते हैं अफगान सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, जहां रशिया अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो करे। सिमिलरली अगर चाइना सी पैक में शामिल है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और मैं चाइना पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जो बिजनेस फोरम है उसका मैं चीफ पैटर्न भी हूँ, हम एनकरेज कर रहे हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट। तो हम चाहते हैं कि रशियन इन्वेस्टमेंट भी हम पाकिस्तान के अंदर जो है उसको एनकरेज करें, क्योंकि उनके पास स्टील में बड़ी टेक्नोलॉजी है, रेलवे के अंदर वो बहुत आगे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हम उनके साथ भी वो कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो ये एडवांटेज ले जो रशिया की ईस्टवर्ड पॉलिसी है उसका। इन एडिशन टू दैट डिफेंस प्रोडक्शन है, मसलन उसमें बहुत वास्ट फील्ड है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन रशिया के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत सी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लग सकती हैं डिफेंस प्रोडक्शन की, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन भी आजकल एक बिग जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में वेपन्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो पाकिस्तान और रशिया मिलके, जैसे पाकिस्तान चाइना मिलके अल खालिद टैंक बनाया, JF-17 थंडर की बात है, और बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो बना के हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, और वो इनकम हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैपी का प्रोजेक्ट है, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसमें भी रशिया का गुड इन्फ्लुएंस यूज किया जा सकता है कि हम वो कोशिश करें तो जो एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी पूरी हो। तो मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह हम इनके जो स्ट्रेटेजिक अलाय बनना चाहिए उनके साथ। तो अभी लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, जिसका आपने जिक्र अपने इंट्रो में भी किया है। सबसे जो बड़ा, पहले तो इंटरनेशनल चैलेंजेस में आप देखें कि यूक्रेन की वार का मसला है, जिसकी वजह से एक टेंशन है, पोलराइजेशन पहले ही थी बैनुल अक़वामी सतह पे, इससे और ज्यादा बढ़ी है। फिर ये कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं, अभी भी चाइना उसकी ग्रिप में है, हमने भी सफर किया, दुनिया ने भी सफर किया। और तीसरा जो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई है अभी 22 के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल रिसेशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड नोज डाइव कर रही है। तो ये फैक्टर्स जो है ना, ये हर कंट्री को करते हैं। और आप ये देखें कि बैनुल अक़वामी जो ग्रोथ है, जो 2021 में 2021 में 6% थी, वो 2022 में 3.2 पे आई। अभी आगे फोरकास्ट है कि वो जो है और ज्यादा 2.7 तक जा सकती है। तो ये ट्रेंड्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हर कंट्री को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान आज की ग्लोबल एनवायरनमेंट में इन आइसोलेशन काम नहीं कर सकता। हमें ग्लोबल पार्टनर्स चाहिए जिनके साथ हमारे ट्रेड और कमर्शियल लिंक्स हों, और हमें उनकी मजबूरियों को भी समझना जरूरी है। हमारा जो हल है वो हमारी प्रोडक्टिविटी में, और हमारे जो अपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं उनमें टॉप पे है हमारी इंटरनल पॉलिटिकल एक्यूट पोलराइजेशन। आई थिंक वी शुड बी टुगेदर ऑन जो नेशनल इश्यूज हैं, जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी है, हमारा न्यूक्लियर का डिटरेंस है, हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारी अफगान की पॉलिसी है। इन चीजों के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं, हम सब एक होने चाहिए और आपको मजबूत करें। दूसरी बात यह है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज जो है वो एग्रावेट हुए हैं ओवर
द लास्ट मैनी डेकेड्स, मैं ये नहीं कहूँगा एक हुकूमत या दो हुकूमत, मेरे ख्याल में 70 सालों में हमने ये फोर सी करना चाहिए था कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जब आप डेट फाइनेंसिंग के लिए आपको इतना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कि आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी सफर करेंगे, आपका डिफेंस भी सफर करेगा और आपके रिजर्व्स भी इन जेओपार्डी चले जाएंगे। तो हमारा दूसरा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, जिसको हमें हल करना है। तीसरा जो है वो आपको पता है कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, जो कि आती तेजी से है, जाती बड़ी आहिस्ता आहिस्ता है। उसके लिए भी सर जोड़ के बैठना पड़ेगा पार्लियामेंट हाउस के अंदर और ये देखना पड़ेगा कि कैसे है। और इस इन्फ्लेशन को चेक है, अनएम्प्लॉयमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा और इनके लिए आपको हैंड इन ग्लव जो है मूव करना होगा। और उसके लिए आई एम श्योर कि देयर आर सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस यही हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी प्रोडक्टिविटी हो। अनलेस यू ग्रो, यू प्रोड्यूस, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आप एग्रीकल्चर रिसर्च करें और एग्रीकल्चर रिफॉर्म करें, इसमें एक साल के अंदर काया पलट सकती है। आपकी कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, आपकी वीट की अच्छी हो जाए, आपके राइस की प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, आपकी शुगर केन बेटर कर दे, और वो जल्दी आप कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो आईटी के ऊपर है, उसके ऊपर आप काम करें तो आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। फिर फॉरेन रिमिटेंसेस के लिए भी आपको एज ए प्रोजेक्ट काम करना होगा कि किन किन मुल्कों में इंडिया और फिलीपीन और साउथ एशिया, बांग्लादेश छा रहा है, वहां पाकिस्तानी हमारे गुड वर्कर्स हैं, व्हाई कांट दे गो, और उनको उनके लिए काम, उनके लिए पाकिस्तान में सहूलियात जो है वो मुयसर होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें एक तो ऑस्टेरिटी मेजर्स मुल्क के अंदर जो आपको अपने करने हैं, हमें वो कहते हैं ना, वी शुड, वो वाइज पीपल टॉक लेस एंड से मोर। वो इसका एक वो शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। आप अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे और हवा हवा में कासल बनाते रहेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। रशिया इज अमंग्स द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो डिप्लोमेसी है बैनुल अक़वामी, उसकी में फिनेस ये होनी चाहिए कि विदाउट अनाइंग अदर सुपर पावर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑल, हमें हर कंट्री से इंक्लूडिंग रशिया बेस्ट रिलेशंस रखने चाहिए। और चाइना के साथ भी हमारा तामन इसी तरह हो। हम किसी तरीके से, अभी अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट गवर्नमेंट के अंदर हमने सी पैक को स्लो पैडल किया, हमने कुछ जगहों के ऊपर इंक्वायरियां करवानी शुरू की, हमने कुछ डाउट किया चाइनीज कंपनी को। ये देखिए, पसी चिलमन तो आपको अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर आके बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर कह देता है कि हम रिव्यू करेंगे ये, और एक ऐसा मैसेज, और वेस्ट वाले ऑलरेडी आर गनिंग फॉर यू के आप सी पैक को छोड़ दें, आपको ये करना चाहिए, तो वो फिर इसको गलत हवा मिलती है। तो मेरे ख्याल में इन प्रोजेक्ट्स पे जहां हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाइना के साथ बैठ के आंखों में आंखें डाल के पूरी हम अपने केस को फाइट करना चाहिए। वहां हमें ये भी देखना चाहिए कि जो चाइनीज हैं वो हमारे बड़े सिंसियर फ्रेंड्स हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट के लोग हैं, इसी तरह सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, रशिया मैंने गिना, यूरोपियन यूनियन, आपका जो यूरोपियन यूनियन के साथ जीएसपी प्लस वाला इशू है, उसको और इफेक्टिव बनाया जाए। अमेरिका के साथ आप अपने जो उनके साथ आपके स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स थे, उनको एक्टिवेट करने की बात हो, तो इट इज होलसम, इट इज फॉरेन पॉलिसी, इट इज इकोनॉमी, इट इज डिप्लोमेसी, इट इज पॉलिटिक्स आपकी इंटरनल। तो जब आप मुल्क की ये एक इंप्रेशन दें कि हम करप्ट हैं बड़े, हमारा तो कोई काम सीधा है नहीं, और हम काम कम करें, बातें ज्यादा करें, और हम अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये ना सोचें कि इससे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है और इसकी क्या फॉल आउट होगा हमारे मुल्क के इमेज के ऊपर, तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। हम सब के लिए, हम पार्टियों में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमें मुल्क अपना अजीज है पाकिस्तान। और ये रशिया वाली ओपनिंग बहुत अच्छी है, ये एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है हमारी हुकूमत ने, ये बहुत अच्छी है। ये इवन तहरीक इंसाफ वाले भी इसको रिकमेंड कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में इसको अमली जामा पहनाना चाहिए। और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, उसके ऊपर भी हमारी डिप्लोमेसी की सुपरियरिटी इसमें होगी कि हम किसी तरीके से उसके ऊपर भी अमेरिका से और वो कंट्रीज जो हमें कहते हैं हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, उनको राजी किया जाए कि वी आर एनर्जी स्टार्व्ड पीपल। हमारा कंट्री, हमारी लिविंग मुश्किल होती जा रही है,
तो अगर डोर स्टेप के ऊपर हमें गैस मिलती है ईरान से, या बिजली मिलती है, या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कुछ मिलता है, या रशिया से मिलता है, तो हम पीस लविंग कंट्री हैं। हम बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर यूएन को चार्टर को मानते हैं। हम यूएन की पीस कीपिंग में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि लास्ट में ये कहूंगा कि रशिया के साथ दोस्ती का एक फायदा ये भी हो सकता है कि कश्मीर के लोगों के लिए हम ये जो टेंशन साउथ एशिया में बनी हुई है, जहां हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सकते हैं, मुआशी तरक्की हो सकती है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम सार्क के अंदर बड़े एक्टिवेट हो सकते हैं, वहां कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादतियां जो कर रहा है इंडिया, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इरिटेंट है। और अगर रशिया चाइना इन्वॉल्व करें हम, खसूसन रशिया को, और ये कहा जाए कि ये बैठ के बात करें और इसके ऊपर हमें कोई इसका हल, उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है इन द लाइट ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस, वो कर लें, तो मेरे ख्याल में फिर लोगों की तकदीर बदल सकती है। अदरवाइज ये जो है ना, ये जनरेशन आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन उन लीडर्स का और उस जनरेशन का नाम हमेशा तारीख में सुनहरी लफ्जों से लिखा जाता है, जो बका के लिए कोई अच्छी काम करके चले जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपका बहुत मशकूर हूँ। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इन सारी चीजों को हाईलाइट करूं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। अब मैं एक दो बातें, एक तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान ने जो रशिया के साथ अपना पेट्रोलियम का एमओयू साइन किया, तो उसको एक उन्होंने कहा कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है कि उनको कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एनर्जी की ज़रूरत है, और अगर पाकिस्तान डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो ऑयल प्राइस कैप है उस पर ख़रीदता है तो उनको कोई एतराज़ नहीं। बाकी उनके लिए भी ओपन है, तो पाकिस्तान पे भी उन्होंने कहा कि उस पर तो एक तरह से इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। पाकिस्तान के जो लॉन्ग यानी हिस्टोरिकल आई जो है उनको, जिनके लिए पाकिस्तान ने इतना काम भी किया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अभी हमने एमओयूज साइन किए हैं और तवक्को ये की जा रही है कि बाय मार्च हम एग्रीमेंट्स वगैरह मुकम्मल करके और हम ऑयल इंपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। एक बात ये। दूसरा, जो रिजर्वेशन सामने आई थी कि रशियन क्रूड ऑयल इज नॉट फिट फॉर आवर रिफाइनरीज, तो उस पे रशियन एनर्जी मिनिस्टर ने, उनका मैं इंटरव्यू पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर सुना था, उन्होंने कहा कि हम ब्लेंडेड ऑयल देने के लिए भी तैयार हैं डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, जो रिफाइनरीज के अंदर इस पाकिस्तान की रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन किया जा सके। तीसरा जो एक बात हो रही है कि वो जो पाकिस्तानी रिफाइनरीज हैं इनको अपग्रेड करने पर भी तैयार हैं। अब ये सारा एक सिनेरियो तो हमारे पास मौजूद है। जनरल साहब, डू यू थिंक लाइक पीडीएम गवर्नमेंट व्हाइल हैविंग इंटरनल political polarization, the government or Pakistan will be able to go, briskly go for the agreements and import of crude oil? Yeah, देखो, I have no doubt that the government of Pakistan is determined to really fight for this thing and resolve this energy crisis which is in the country, and sign an agreement with the Russian. And we are working on this. The political polarization notwithstanding, although ideally this should not be there, we should all fight for our own manifestos, but within the framework of the Constitution. And we should not forget the national interests, and wherever there is national interest involved, we should all be together. But after having said that, I can assure you that Pakistan government, all ministries are working on this separately, and I am sure that all these points that you have raised, they are being considered, and it will be seen that what you can do in the near future and what can be done in the foreseeable future in the long run, so that we resolve our energy issues and Pakistan gets the desired energy for its economic prosperity. जनरल साहब, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मुझे एहसास है कि आपके भी गेस्ट भी बाहर से आके बैठे हुए हैं एंड यू हैव टू कंपनी देम एज वेल। एक चीज़, अभी आईएमएफ हमें कर्जा दे रहा है और जिस तरह की पिछली हुकूमत ने बहुत स्ट्रिंजेंट QRs के ऊपर उसको साइन किया है, सख्त शराइत के ऊपर उसको
IMF डील को साइन किया था। अब IMF ने जो लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट है वो भी उन्होंने कहा है कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। आप डॉलर पे जो कैप है, डॉलर कैप, उसको भी आप लिफ्ट करें, पाकिस्तान ने वो भी लिफ्ट कर दिया। और अब डॉलर जो है उस वो कहाँ पे पहुंच गया और पाकिस्तान रुपी कितना डिवैल्यू हो चुका है। ऐसी सूरत हाल के अंदर डू यू थिंक द international financial institutions will be putting such kind of measures on us, like जो भी उनकी अपनी शराइत हैं कि हम रशिया के साथ अपना कोलैबोरेशन ना बढ़ा सकें? व्हाट इज द इनसाइट टू इट? देखिए, पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली IMF के साथ जब मुआहिदा पिछली हुकूमत ने किया था तो बहुत सी ऐसी शराइत शुरू में ही मानी थी जिसके ऊपर उनके अपने वजीर और गवर्नर सरवर ने भी कहा था कि हम IMF को हाथ काट के दे आए। तो जब ये हुकूमत जब इस तरह मुल्क नीचे हो रहा था और हम ये समझ रहे थे कि ऑन वन हैंड तो आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी की कंडीशन ठीक नहीं है, स्पेशली ये तहरीक इंसाफ के लोग तो बात करते हैं ना कि हमारी जो थी जो रेवेन्यू कलेक्शन बेटर थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ठीक हो रही थी, गंदम ठीक हो गई थी, ये तो बातें ठीक हैं, लेकिन एक्चुअल मसला ये तो नहीं था ना। एक्चुअल तो मसला था डेट फाइनेंसिंग का। आपने डेट कितना लिया, आपने जो 70 साल में लिया था उसको डबल कर दिया और उसकी फिर आपने किस्तें भी अदा करनी है, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो सर्कुलर डेट था जो 1100 अरब था वो 2400 अरब यानी 2.5 ट्रिलियन हो गया और वो बढ़ता जा रहा था। और नंबर थ्री, जिस अदारे से आपने लेना था उनके पीछे जो कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, उनको आप अनाय कर रहे थे कि जी आपने मुल्क के अंदर रिजीम चेंज किया है, तो वी वर हेडिंग फॉर टोटल डिफॉल्ट की तरफ। तो दो चीजें होती, अगर तो ये कंटिन्यू रहता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता और इमरान खान वुड हैव बिकम ए हिस्ट्री विद देयर गवर्नमेंट। लेकिन हमने ये सोचा कि नो, जस्ट टू एलिमिनेट आवर पॉलिटिकल अपोनेंट, हम मुल्क को डिफॉल्ट तो ना होने दे, इवन इफ वी सफर फ्रॉम दिस जो इसकी पॉलिटिकल to save the country and they came and gradually में ये जो I think it's good, ये थोड़ी देर फ्लक्चुएशन होगी, इसके बाद ये स्टेबलाइज होगा, ये जो आपका डॉलर रूपी पैरिटी है। एंड आई एम महीने में, यानी इसी महीने का मतलब तो 1-2 दिन ही है, वो आ रहे हैं और उनके साथ बैठ के जब हमने सारी शराइत उनकी मान ली है और जो मानी है वो इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मानी है। और दूसरा ये है कि IMF एक रेगुलेटर होता है, वो जब लोन देते हैं तो वो कहते हैं जी आप ये करें, हमें वो करना चाहिए और करने के बाद फिर हमें अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके ये IMF के चंगल से निकलने की बात। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में IMF से हम निकल गए थे और ये फिर जब एक दफा जरूरत पड़ी तो उनके साथ, तो यू हैव टू सिट टुगेदर एंड सॉल्व दीज इश्यूज। और IMF के साथ जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर ये दूसरे कंट्रीज जो और दूसरे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आपके UAE वाले, चाइना, सऊदी अरेबिया, इनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट्स भी और इनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आएंगी। तो आई एम होपफुल इंशाल्लाह कि वी विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बट हमें सर जोड़ के बैठना होगा और हमें पब्लिक की रिलीफ के लिए कई मेजर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हुकूमत जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों का हाल इतना बुरा ना हो जाए कि उनका रहना और खाना पीना मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थैंक यू। हमने इसके ऊपर बात की और सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉनिटेशंस के ऊपर, और आई होप इट वुड बी मच बेटर इन द कमिंग डेज। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाउ सो आई नाइस। वुड मूव ऑन टू, अगर आप अभी थोड़ी देर रुकना चाहें हमारे साथ तो आप रुक सकते हैं थोड़ी सी, जरा अगर टेक्निकल जो एस्पेक्ट है इसका, इफ यू हैव सम टाइम जनरल साहब, तो ताकि आप जब कंक्लूड आपने करना हो तो so that you could have some information about the technical grounds of कैसे एजाज साहब आप अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे? I'm asking you to unmute. अच्छा, Please. Thank you. ओके। Thank you. कैसे एजाज साहब is one of
आर वेल नोन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट। ऑयल एंड गैस में इनका बहुत तजर्बा है। और अभी हम जो दो एक हमने पहले भी इस पे एनर्जी पे स्पेसिफिक वेबिनार्स किए, तो उस पे कैसे एजाज साहब की इनपुट बहुत इंसाइटफुल थी, थॉटफुल थी। और सबसे ज्यादा ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ पाकिस्तान से ग्रीन एनर्जी फ्रेमवर्क। कैसे साहब, अब आपका थैंक यू। तारुफ तो 2 सफ़ों का है मेरे पास, तो मैंने कहा कि 2-3 लाइनों में मैं बता दूं नहीं, प्लीज। और इसी तरह बिल्कुल। डॉक्टर सलमा मलिक साहबा का भी वो कोई 2 सफ़ों 3 सफ़ों के ऊपर। आप लोगों के तो इंट्रोडक्शन के ब्रीफ भी 2-2 3-3 सफ़ों के हैं। असल प्लीज में मुनीर साहब, गो अहेड। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, शुक्रिया मुनीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हेवी सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो डॉक्टर सलमा मलिक साहब को, सैयद हुसैन साहब को और जनरल कयूम साहब को मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ मैं। वालेकुम अच्छा, सलाम। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा आपका, मैं इंट्रोडक्शन आपने जो करवाया है उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूं। बेसिकली मैं केमिकल सर आप इंजीनियर हूँ। मेरा ख्याल बरह रास्त ही आ जाए, चलें आप अच्छा, बराह रास्त बता दीजिए। तो हाँ। तो उसमें यही था कि क्योंकि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग के रेफरेंस से कोई 42 इयर्स का इस ऑयल एंड गैस सेक्टर से और हैवी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है, तो मुनीर साहब से मैंने यही कहा था कि मुझे मेरे लिए ये वाला टॉपिक काफी इंटरेस्ट रखता है और है भी आजकल बर्निंग इशू। तो उसमें सबसे पहला जो सवाल लोगों को जहन में आया था और जो किया गया था, और डिफरेंट फोरम पे इसकी डिबेट भी हुई थी कि क्या रशियन क्रूड ऑयल्स जो हैं हमारी रिफाइनरीज में प्रोसेस हो भी सकते हैं या नहीं। तो क्योंकि मेरा डायरेक्ट रिफाइनरी से भी ताल्लुक रहा है, अटक रिफाइनरी में मैंने 6 साल काम भी किया है, उसके बाद सऊदी अरेबिया में भी मैंने रिफाइनरीज में काम किया है, तो मैं बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन वेरी सेफली से दैट अपफ्रंट yes, we can process Russian crude without much ado. Okay. इस वक्त हमारी रिफाइनरीज जो हैं, all refineries माशाल्लाह are configured to take Russian crude feedstock. लेकिन इसमें 2-4 बातें ऐसी हैं जो कि हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि देखें, रिफाइनर्स के अपने इश्यूज हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके अपने अपग्रेडेशन के जो इश्यूज हैं वो भी चल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को भी हमें देखना है। तो इसलिए एक जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रोच है, उसमें थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीजें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो कंसर्न डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल है, ये वाला काम जो है ये रूटीन मैटर है। ये आज हम कह रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये इस तरह की चीजें देखें, ये एक रूटीन मैटर होता है रिफाइनरीज के लिए भी कि वो डिफरेंट सप्लायर्स हैं। जैसे कि हमारी रिफाइनरीज जो है मिडल ईस्टर्न सप्लायर्स से क्रूड ऑयल लेती रही है हिस्टोरिकली, और वो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी जितनी भी डिजाइनिंग है, अपग्रेडेशन है, जो भी वो करते रहे हैं ओवर ईयर्स, वो उन्होंने उस इन क्रूड्स के मुताबिक की। लेकिन होता ये है कि जब आप रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन करते हैं, तो जहन में यह होता है कि आपकी रिफाइनरी में फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर हो और आपकी रिफाइनरी प्रोसेस कर सके, अगर कुछ वेरिएशन क्रूड ऑयल्स में आती हैं तो उसको हैंडल कर सके। तो इतना मार्जिन होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल्स मेरे ख्याल में पहली दफा पाकिस्तान में इसको प्रोसेस किया जाएगा, इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे चले। और ये वाला होमवर्क हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि क्रूड ऑयल की असेसमेंट, उनके सैंपल्स, उनकी एवेल्युएशन और ये तमाम जो इश्यूज हैं, देखें, टेक्निकली प्रोसेस करना रिफाइनरीज का ये एक फर्स्ट वो बैरियर था जो कि अप्रूव्ड है और रिफाइनर्स ने कहा भी है कि हम इसको प्रोसेस करें। 2 रिफाइनरीज हैं आउट ऑफ 5 जिनकी लिमिटेशंस है और उनके जेन्युइन रीजंस है। एक अटक रिफाइनरी है और दूसरी नेशनल रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी का इशू ये है कि वो सारे लोकल
जितना भी आपका क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, इंडिजिनस क्रूड ऑयल, वो सारा वो प्रोसेस करते हैं। तकरीबन वो नॉर्थ का क्रूड जो भी उनको आ रहा है 45 बैरल्स या 50,000 बैरल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं। इतनी ही तकरीबन उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, अबाउट 52,000 बैरल्स। तो आप समझ लें कि अगर वो इस सारे क्रूड को ना लें, तो फिर आपका जो इंडिजिनस क्रूड ऑयल है वो बैक प्रेशर दे देगा आपके प्रोड्यूसर्स पे, ऑयल प्रोड्यूसर्स पे। तो अटक रिफाइनरी का तो ये जनरल रीजन था। नेशनल रिफाइनरी में ये है कि अगर वो क्रूड ऑयल लेते हैं तो उनको देखना पड़ता है कि जो क्रूड ऑयल की स्पेसिफिकेशंस हैं वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के रेफरेंस से होनी चाहिए, और उसके लिए वो पैराफिनिक क्रूड ऑयल जो है वो चूज करते हैं। लेकिन फिर उसमें ये होता है कि पैराफिनिक क्रूड ऑयल जब बेस क्रूड ऑयल आप लेते हैं तो उसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे नेशनल रिफाइनरी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनके यहाँ जो अपग्रेडेशन हुई है, उसमें वो जो जितने आपके कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट्स वगैरह हैं, उसमें फिर आपको जाके ये सल्फर के इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते, और फिर इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन। तो बाकी जो 3 रिफाइनरीज हैं जिसमें ये साइबर जायको रिफाइनरी है जो कि बाइको रिफाइनरी होती थी, और PRL है, पार्को है, ये आपकी कॉन्फ़िगर्ड है, ये आपका स्टेट अवे आपको क्रूड रशियन क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकते। तो इस वक्त ये तो एक था कि टेक्निकली के प्रोसेसिंग के हवाले से। अब जो बाकी इश्यूज इसमें आते हैं, उसमें आता है कि आपके जो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, आपके जो फ्रेट के इश्यूज हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग कमर्शियल एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हुए हैं मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स के साथ, उसकी हैंडलिंग, उसकी एक्सपायरी, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि डायरेक्टर जनरल DG ऑयल along with representative of these refineries, इनके साथ बैठ के एक फ्रेमवर्क बनाए, एक मैकेनिज्म बनाए कि हमने इन बैरियर्स को और इन इश्यूज को कैसे सॉल्व करें। और उसके बाद जब ये सारे हर्डल्स आपके निकल जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि यस नाउ वी आर रेडी टू टेक क्रूड। क्योंकि अभी जो रिफाइनर्स का इशू है वो ये कहते हैं कि चले हमने एग्री कर लिया कि हम रशियन क्रूड्स लेंगे, लेकिन अगर आप उसके ट्रांसपोर्टेशन टाइम को देखें तो वो कहते हैं जितना भी रशियन पोर्ट से जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो तकरीबन 20 डेज का वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का, जबकि यहाँ से मिडिल ईस्टर्न जो सप्लायर्स हैं वो आपको 4 डेज में यहाँ पे आपको मिल जाता। तो ये वाला जो साइकिल है इसको बिल्ट इन करना पड़ेगा तमाम रिफाइनर्स को अपने प्रोडक्शन साइकिल के अंदर। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, लेकिन ये हो सकता है। इसको एसएप बेसिस पे लें, अपना होमवर्क अच्छा करें, उसके बाद ये फ्रेट चार्जेस आएंगे, जो कमर्शियल आपके अरेंजमेंट्स है कि आपके फ्रेट कंपोनेंट है वो भी आपका जो है वो एक इसमें आप समझ लें बैरियर हो सकता है। तो ये क्योंकि वो अगर आपको ईस्टर्न सप्लायर से जब आप लेते हैं तो वो मेरे पास फिगर्स हैं, मैं आपको कोट कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि जब हम यूएई से जब हम लेते हैं या मिडल ईस्टर्न सप्लायर से हम लेते हैं तो हमारा फ्रेट जो है $1 to $1.5 पर बैरल है, जबकि यही वाला आपका फ्रेट कंपोनेंट मॉस्को से जब हम इसको लेके आएंगे तो वो $8 पर बैरल हो जाएगा। तो ये इस तरह के तमाम इश्यूज जो हैं वो एड्रेस करने वाले। तो मतलब इससे ज्यादा अगर कोई एक दो और सवालात हैं मेरे जहन में, तो ये आता है कि हम इन तमाम इश्यूज को अगर एड्रेस कर लें तो रशियन क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग इज नॉट एन इशू। राइट। बहुत शुक्रिया। अभी आपने कहा कि क्रूड ऑयल की जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन रशिया तो कह रहा है कि हम आपको ब्लेंडेड ऑयल देने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 3-4 रिफाइनरीज से ज्यादा जो रिफाइनरीज हैं, कैसे साहब, फिर तो वो भी इसको हैंडल कर सकती हैं। मसला अब सिर्फ आपके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का रह गया है। एग्जैक्टली मुनीर साहब, देखें उनका रशियन
एक्सपोर्ट ब्लेंडेड क्रूड ऑयल जो है, जिसको यूरिल्स क्रूड ऑयल्स भी कहते हैं, और एक और फील्ड का भी क्रूड ऑयल है, तो इसको तो हमारे रिफाइनर्स ने सबने एक्सेप्ट किया है। उसकी सिर्फ अभी उन्होंने स्पेसिफिकेशंस देखी हैं, और मेरे ख्याल में तो उन्होंने डिटेल क्रूड एसेस भी देखे होंगे, जिसमें तमाम बॉइलिंग पॉइंट कर्व्स, टीबीपीज, और वो जिसपे आपका हर फ्रैक्शन का कट का वो डिटेल्ड एनालिसिस होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे सीम सेटिस्फाइड कि ये हो जाएगा। और मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा इसमें अगर एक मिनिस्ट्री थोड़ा सा काम करे कि ये वाले तमाम इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ये जितनी भी रिफाइनरीज हैं, पीआरएल है, पार्को है, और ये बाइको, इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव along with DG Oil, they should visit Moscow immediately, and they should spend some time there, develop a framework, अपने problems वहां बताएं, और उनके साथ मिलके एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क को एग्री करें कि अभी हमारे पास ये है। क्योंकि देखिए, रिफाइनर्स के लिए अपनी रिफाइनरी की इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी अपग्रेडेशन होती है उसके लिए रिफाइनर्स को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यानी अभी तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो अपग्रेडेशन प्रोसेस में इसलिए नहीं जा सकी कि अभी तक हमारे पास कोई रिफाइनरी पॉलिसी आई। जो पॉलिसी हम इंतजार कर रहे थे कि 2020 में आ जाएगी, वो अभी तक नहीं आ सकी, जिसकी वजह से रिफाइनर्स वर लुकिंग फॉर इंसेंटिव्स। दे वर लुकिंग फॉर अबाउट 20 years टैक्स हॉलीडे, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, अपग्रेडेशन के अंदर, इट कॉल्स फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वो अगर के कंसोर्शियम भी बना ले सारी रिफाइनरीज मिलके, तब भी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको जब तक के गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ना दे बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिफाइनर्स की इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको भी तो आखिर में पैसे बनाने हैं, या वो भी उनको भी तो चलानी है ना ये सारी चीजें। और फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंज्यूमर एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा एम ये है कि हम क्रूड ऑयल लेके आए, सस्ता लाएं, रशिया से लाएं, और एंड कंज्यूमर को उसका बेनिफिट पहुंचे। लेकिन हमारा वो एंड कंज्यूमर को बेनिफिट कैसे पहुंचेगा जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस वही रहेंगी? तो क्या फिर जो फ्रंट एंड पे हमने सेविंग की है क्रूड की टर्म्स में, क्या फिर हम उस अमाउंट को निकाल के प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करके एंड कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे? तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना है कि वो कौन सा मॉडल बनाए कि जिसमें क्रूड ऑयल, जो रशियन क्रूड ऑयल का सेविंग्स का बेनिफिट है, वो एंड कंज्यूमर को भी पहुंचाया जाए। ठीक है, हमारे जहन में क्या है कि हम कैसे अपने एंड कंज्यूमर को पहुंचाएंगे, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वही आएगी जो अभी आ रही है। तो क्या कौन सा मैकेनिज्म होगा जिससे कि एंड कंज्यूमर को या कॉमन मैन को उसको रिलीफ मिलेगा? तो ये तमाम चीजें सोचने वाली हैं, और इनको इन कंसल्टेशन विद रिफाइनर्स ये बैठ के काम करने वाली। अच्छा, लेकिन कैसे एजाज साहब, जो एक जनरल परसेप्शन है वो तो ये है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं या जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं, दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। अगर वो उसमें खुद एडजस्टमेंट्स करें, चीजें करें, तो कहीं पे कोई नेशनल इंटरेस्ट में वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कहीं कम नहीं कर सकते, और अपने ये करें, और उसका जो फॉल आउट है न्यू इन्वेस्टमेंट्स का, वो कंज्यूमर्स पे ना जाए। मुनीर साहब, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि कोई सीरियस डायलॉग गवर्नमेंट ने या कंसर्न रेगुलेटर ने रिफाइनर्स के साथ बैठ के नहीं किया। और जितनी भी अपग्रेडेशन थी वो हमारी नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी, जो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए थी रिफाइनरीज में, वो नहीं हुई। हम विस्कोसिटी ब्रेकर नहीं ला सके, हम हाइड्रोक्रैकर नहीं ला सके, हम कोई बॉटम ऑफ बैरल अपग्रेडेशन का स्टेप नहीं ले सके कि हम अपने, फॉर इंस्टेंस मैं आप कॉमन मैन के समझ के लिए ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ फर्नेस फ्यूल ऑयल की प्रोडक्शन इस वक्त रिफाइनरीज के लिए एक डायलेमा है। और वो डायलेमा इसलिए है
कि जो भी हमारी क्रूड ऑयल हम ले रहे हैं उसकी जो परसेंटेजेस हैं उसमें फर्नेस फ्यूल ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब वो फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन अगर ज्यादा होती है और उसकी कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि पहले पावर प्लांट जो थे वो सारे फर्नेस ऑयल बेस्ड थे। फर्नेस फ्यूल ऑयल क्योंकि आपने 2017 से वो ब्रेक लगाई हुई है कि एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस की वजह से, और आपने कहा कि जी हम इसको क्लीनर फ्यूल्स पे चलाएंगे अपने पावर प्लांट्स, तो उसकी वजह से रिफाइनरीज की जो लिमिटेशंस है, यानी अभी आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे देखें या एनर्जी ईयर बुक देखें लास्ट ईयर की, तो आप देखें हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इज अराउंड 450,000 बैरल्स, लेकिन एक्चुअल उसकी जो प्रोडक्शन हुई है वो 55% से ज्यादा नहीं हुई। तो इसका मतलब है आपके कंस्ट्रेंट है, आपकी रिफाइनरीज जो है वो अगर 55% लोड पे चल रही है तो बाकी का जो है जो आइडल कैपेसिटी है उससे रिफाइनर कमा नहीं रहा, तो रिफाइनर को तो एक तरह का लॉस हो रहा है। तो आप उसके लॉस को भी तो देखें ना कि वो किस तरह से आप कर सकते हैं। आप उसको इंसेंटिव्स दें, आप उसको कहें कि आप अपग्रेडेशन करें। मुझे साहब मैंने पहले भी आपके सेमिनार में एक दफा बात की थी कि हमने बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। हमने विस ब्रेकर नहीं लगाया, हमने हाइड्रो क्रैकर नहीं लगाया, और उसकी वजह से हाइड्रो क्रैकर जो हमें लगा लेना चाहिए था 80s में, उस वक्त उसकी कॉस्ट जो थी वो $2 बिलियन थी। अब वो आप $18 बिलियन पे नहीं लगा सकते, और अगर वो आप लगा लेते तो आपकी उसकी हाइड्रो क्रैकर की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो वैसे ही है जैसे स्टील मिल की है। अगर कोई मुल्क में स्टील मिल लगा ले उसी तरह से आप समझे हाइड्रो क्रैकर था। तो आपको इस वक्त ये सारे इश्यूज से ना गुजरना पड़ता। लेकिन एक सिर्फ मेरा मैसेज ये है कि प्लीज जो रेगुलेटर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, they should work very closely with refiners, उनके इश्यूज को समझे, they are there to upgrade it, लेकिन for past many years they are looking and waiting for a refinery policy. तो ये सर मेरा मैसेज। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैसर एजाज साहब, बहुत टेक्निकल इंसाइट और टू द ऑयल रिफाइनरी जो भी हमारे यहाँ हो रहा है, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप, मुझे पता है आपने भी शादी पे जाना है तो वीकेंड पे यही हो रहा होता है, याद, हाँ, इसी तरह की चीजें हो रही होती हैं, कोई नया मसला नहीं है। इससे पहले कि आप जाएं, और आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, ये जितने हमारे सैयद हुसैन और रेडमी, मेरा ख्याल इफ्तिखार साहब हैं, मलिहा, सारा एंड नताशा जमील, एक तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ, दूसरा आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो फॉर अ व्हाइल, ताकि हम एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप भी जरा सीधे होके बैठे हैं इफ्तिखार साहब, ताकि मुझे नजर आ जाएं आप। ये मलिहा, आपके पीछे से रोशनी आ रही है, आप नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन आपके पीछे से रोशनी आ रही है, वो पीछे वाली रोशनी कहीं से बंद करें। सारा, आप कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? नताशा जमील साहिबा, कैन यू स्विच ऑन? भाई, ये तीनों खवातीन मेरा ख्याल है कि दे आर नॉट। मलिया की तो वीडियो आई थी, वो मेरा ख्याल अपनी रोशनी बंद कर रही है, पीछे से रोशनदान खोला हुआ था, पूरा रोशनी का वो एक पूरा नूर का सैलाब आ रहा था पीछे से रोशनी का। चलें, लो जी, ये वेरी गुड, वेरी गुड। जरा ये तारें शारें जरा थोड़ी सी आगे से हटाएं। मलिया, आपके आगे तारें हैं। ये कौन है? नताशा जमील साहबा, सर काइंडली अलाउ मी टू अनम्यूट। अच्छा, वो अनम्यूट करना चाहती हैं जी। नताशा जमील, अनम्यूट करें जी अपने आप को। मलिहा, अपना जरा ये सेट कर लें, जरा थोड़ा सा फ्रेम में आ जाएं, थोड़ा सा हेडरूम दें। माय गॉड सर। माय गॉड, जी जी, फरमाइए नताशा। अच्छा जी नताशा। वालेकुम अस्सलाम। आपने फिर चले जी। जी नताशा, फरमाइए।
अच्छा, मुनीर फरमाना शारिंग, ओके। लेट्स हैव जी जरा सीधे साधे हो जाएं, ताकि ये हमने रिलीज भी करनी होती है ना मीडिया को एक आध, और फेसबुक पे और ट्विटर वगैरह पे भी लगानी होती है, तो इसलिए 1 2 3 मलिया, हाँ, ओके, सीधी हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा जो हैं, शी इज अ वंडरफुल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत इनोवेटिव अप्रोच के साथ अपना एनालिसिस देती हैं। एक दो दफ़ा, बल्कि शायद ज़्यादा दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर इनके एनालिसिस देखने को। एंड शी आल्सो टीचेस सेम सब्जेक्ट्स एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इफ आई एम करेक्ट। Or I was given like a 2 or 3 page brief bio sketch of Dr. Salma Malik Sahib, same as Kaisar Ejaz and others. तो मैंने कहा यार इतना मैं पढ़ते पढ़ते तो फौत भी हो सकता हूँ इंट्रोडक्शन। तो सलमा मलिक साहब, बिफोर any further delay, I would request you to throw light on how Russia Pakistan oil imports can convert into Russia-Pakistan energy corridor, because I believe like after China-Pakistan economic corridor, we are desperately looking for some energy corridor or long-term comprehensive energy and economic collaboration and cooperation. Ji, Dr. Thank you so much, Muneer sir. I'm extremely grateful. You cannot match me with Kaisar Ejaz sir, because he has a very credible 3 pages long short resume. और हमारे जैसे जो है जरा उनको लंबा खींचते हैं अपने resumes को. But I'm extremely honored to be part of this August forum and to be discussing this aspect. My work has been made very easy thanks to Kaisar Saab as well as to Jenu Saab for laying out the ground. You see, there are a few things. I mean, Kaisar Saab has dwelt in greater detail about the technicalities and the feasibilities of having a gas pipeline or an energy pipeline. In this regard, the oil agreement that we have had with Russia or about to finalize with Russia. There are few things that would go जब हम ये देख रहे होते हैं इसी किस्म की कोई collaboration जो है, और हमें इसको थोड़ा सा entirety में देखना पड़ेगा. मेरा estimate जो है वो जरा mix रहेगा. It would be cautiously optimistic, but उसमें कुछ थोड़ी सी pessimism भी है, pragmatism भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि let's see जो हमारा पीछे का एक हफ्ता गुजरा है जिसमें 2-3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं. 20 तारीख को तो हमारे पास ये जो रशिया पाकिस्तान का कंसोर्टियम है इसकी मीटिंग हुई है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो है जिसके ज़रिए जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड वो कमीशन की मीटिंग है जिसमें ये एग्रीमेंट किया गया है. और रशिया के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जी वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक आफ्टर द इंश्योरेंस, वी आर गोइंग टू लुक एट द वॉल्यूम, पेमेंट, लॉजिस्टिक्स. और लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए कि वो यहाँ चीज़ लेके आते हैं. बट इसके अलावा 2-3 चीज़ें देखना हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है. पूरे पाकिस्तान के साथ जो एक दिन क्राइसिस हुआ एनर्जी पावर ब्रेकडाउन का, एंड वी हैड अ ब्लैकआउट, जिसमें बहुत सारी क्या सराहियाँ हुई, जिसमें कुछ ये कहा गया कि जी वो रिबूट नहीं हो सकी एनर्जी, जो हमारी लाइंस थी. किसी ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़ॉल्ट हो गई. बहुत सारी चीज़ें हुई. ऑल ऑफ अस बिकेम एनर्जी एक्सपर्ट्स. हम सब इलेक्ट्रिसिटी के भी एक्सपर्ट बन गए. सब ने बहुत तबसरे किए. बट जो एक ड्रॉनी चीज़ है उसमें देखने वाली वो ये है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर हमारे एनर्जी रिसोर्सेज इतना डिप्लीट होते चले गए तो these things could become a common occurrence and Pakistan cannot afford it. ठीक है, बेशक अगर आप एक दिन बहुत ठंड में या एक दिन बहुत गर्मी में गुजार लें, एट अ ह्यूमन लेवल हम बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, बहुत गुस्से में आएंगे. बट जो एक हम उसके साथ एक एडिशनल एस्पेक्ट नहीं देख पाते वो ये है, अनलेस हम उसको फेस कर रहे हों, तो वो ये है कि इंडस्ट्री रुक गई. जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स था दैट केम टू अ हॉल्ट.
और खुदा ना ख्वास्ता हमने पीछे भी एक टाइम पे ये फेस किया था जब पेट्रोलियम की शॉर्टेज हुई थी कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें खड़ी हुई होती थी और पेट्रोल जो था वो राशन होके मिल रहा था। एंड जो उसका एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है वो ये भी है कि अस्पतालों में बहुत सारे मरीज क्रिटिकल सर्जरीज डिले की गई, बहुत चीज़ें ऐसी हुई। सो अगर हम उसको होलसम पैकेज के तौर पे देखते हैं तो वो एक बड़ा हैबतनाक किस्म का प्रोस्पेक्ट है एंड वी नीड टू अवॉइड इट। प्लस द फैक्ट कि बिलियंस ऑफ रुपीस का पाकिस्तान को अगर हम एक दिन कहें या 12 से 15 घंटे कहें तो उन 15 घंटों में पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। और अगर हम इसको मजीद पीछे लेके जाते हैं तो फॉर अ कंट्री सच एज पाकिस्तान, और फिर हमें 2-3 कल ही डॉलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा जंप कर गया जब उसको डीकैप किया गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवामुन नास के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती चली जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो स्प्लिट फैमिलीज हैं, बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल नीड्स हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। बट अगर आप इनको कॉमन कंज्यूमर से हटा के देखें तो स्टेट के लिए डॉलर्स और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं उनका डिप्लीट होना बहुत डेंजरस हो जाता है। हम एक दफ़ा ये भी एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं कि डॉलर्स के ऊपर जो बैंक्स में कैप लगाया गया तो उससे गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा लोगों का शेक हुआ था एंड पीपल बिकेम वेरी जिटरी। सो ये चीज़ें एक ऐसी हैं जो कि सडनली आपको हाइज एंड लोज की तरफ लेके जाती हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसका अच्छा किया हुआ काम जो है किसी छोटे से नुक्ते की वजह से बिल्कुल ही 360 डिग्री टर्न ले ले। तो ये एक हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है कि इन सारी चीज़ों को हम इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स के साथ बैलेंस कैसे करें। बट अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट 2 to 3 years पाकिस्तान के साथ जो 2-3 अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम कोविड से बहुत अच्छे तरीके से नबरो-दज़मा हुए और हम लोगों ने कोशिश की कि कोविड में लोगों को तकलीफ ज़्यादा ना फेस करनी पड़े फॉर अ कंट्री which is the 6th largest और now actually considered the 5th largest। और उसमें पॉवर्टी लेवल एक हद तक है। सो वहाँ तक तो हम निकल आए, पर जो पोस्ट कोविड इकोनॉमी थी अभी वो रिकवरी की पाथ पे थी तो फ्लड्स आ गए और फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्री को नुकसान पड़ना पड़ा। तो हमें पे दर पे बहुत सारे इकोनॉमिक धचके लगे हैं जिनसे रिकवर करना अगर कोई भी अच्छा मुल्क भी क्यों ना होता तो उसके लिए मुश्किल होती। बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। जो कैसे साहब ने एक बात कही है कि बहुत सारी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग लैक करती है, जिसकी वजह से जब टाइम गुजर जाता है तो वही चीज़ जो अगर हमें 2 बिलियन या डॉलर्स की मिलनी है वो अब हमें 18 बिलियन डॉलर की भी नहीं मिल पा रही, इफ आई एम कोटिंग द प्राइस करेक्ट। और हमारे जैसे मुल्क जो हैं ऐसी एक्सपेंडिचर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट जो अभी हमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में दिखाई देता है, बिकॉज आई एम नॉट एन एनर्जी एक्सपर्ट और टेक्निकल मैं उस पर नहीं कर सकती उस एक्सपर्टीज से जैसे मेरे पहले ऑनरेबल स्पीकर्स ने किया है। पाकिस्तान के पास एक एनर्जी मिक्स है, हम उसकी कोशिश करते रहे हैं। हमारे पास सोलर है, पाकिस्तान के पास जितना माशाल्लाह सोलर की वेल्थ है हम उसको टैप नहीं कर रहे, जो कि मुझे ऑनेस्टली एज अ कंज्यूमर समझ नहीं आती कि हम क्यों नहीं उसको टैप कर पाते, बिकॉज वी कैन वेरी एबली गो फॉर एनर्जी मिक्स। हम उस तरफ प्रोग्रेस भी की थी। जो सीपैक है वो एनर्जी और इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसमें एनर्जी मिक्स भी ऐड होता है, उसमें विंड एनर्जी भी थी, उसमें सोलर एनर्जी भी थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें करने की ज़रूरत है। तो जो आपका इनिशियल क्वेश्चन है कि हम रशिया के साथ एक एनर्जी पाइपलाइन करें, बिलाशुबा हमें करना चाहिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर करना चाहिए, बट उसमें 2-3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि are we just being emotional for having an economic corridor, because somehow पाकिस्तान की डायर इकोनॉमिक नीड्स देखते हुए अमेरिका भी विलिंग है पाकिस्तान और रशिया की एनर्जी कॉपरेशन के ऊपर। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब पिछले प्राइम मिनिस्टर रशिया गए और फिर उसके बाद जो सारा प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस एक इंस्टेबिलिटी का शुरू हुआ, तो वो उस लार्जर
पॉलिटिक्स का भी हिस्सा था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रही थी कि व्हाई हैज पाकिस्तान गॉन टू रशिया। हालांकि पाकिस्तान ने अपना रशिया के जाने का एक्सक्यूज बताया भी था। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजीम पॉलिटिक्स, ये चीज़ें उससे कहीं बढ़कर हैं। बट हम फिर वही देख रहे हैं कि अमेरिका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। एंड अ ईयर डाउन द लेन वही अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन की, they are willing to allow Pakistan to go for an energy agreement with Russia, because उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को जो एक ऑप्शन मिल रही है, चीपर एंड सेफर ऑप्शन मिल रही है, तो वो ये है। बट अगर हम ये देखते हैं तो उसमें एक बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि जब पाकिस्तान को इंटरनेशनल कैस्टिगेशन हो रही थी तो उस वक्त चाइना तो चले एक तरफ चला जाता है, अमेरिका का जो सबसे बड़ा और आजकल मोस्ट फेवरेट एंड रोमांटिसाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया, तो वो रशिया के साथ वही इकोनॉमिक एनर्जी कॉरिडोर में या फिर एनर्जी पाइपलाइंस के साथ काम कर रहा था, वहां से वो ऑयल भी ले रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो ये जितनी भी रिजीम्स है इंटरनेशनल, दे आर वेरी सिलेक्टिव, नंबर वन। तो हमें वो फाइन आर्ट देखने की जरूरत है, और जो अब हम थोड़ा बहुत उसको देख रहे हैं, बट उसमें अगेन आई एम सॉरी बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अपने ऊपर ही क्रिटिकल हो सकती हूँ, उसमें हमारा इतना ज्यादा कमाल नहीं है जितना हमारी इस अनफॉर्चुनेट इकोनॉमिक कंडीशन का कमाल है, जिसपे अमेरिका और जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं जो रशिया पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान को ये ऑयल एग्रीमेंट करने पे आमादा हैं कि ओके वी आर नॉट गोइंग टू डू। नेट प्राइस की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये था कि जी वी विल नॉट at all bother about the type of conversations Pakistan is having with international financial institutions and partners. So ये बड़ा अच्छा तरीका है इस बात से हटने का कि हम रशिया का नाम लिए बगैर रशिया को कोशर किया जा रहा है या उसको हटाया जा रहा है। तो पाकिस्तान के पास ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस सिचुएशन का वो फायदा उठाए और जितना फायदा उठा सकता है वो करे। बट हैविंग सेड दैट, हमारी जो रिलायंस 35% जो इसके ऊपर होनी और मजीद और है, हमारे पास वेयरविडॉल्स हैं, हमारे पास इंडस्ट्री है, रूबिस्ट है, बट वो सारी इंडस्ट्री जो हमारी वेस्ट हो रही है, वो क्यों वेस्ट हो रही है? क्योंकि हमारे पास एक पेरेनियल एनर्जी क्राइसिस रहा है। तो हमें जो पॉलिसीज बनाने की जरूरत है उसमें ये देखने की जरूरत है कि regime change should not affect our industrial policy, our energy policy और our economic policy। हाँ, आप उसको फ्रेम कैसे करते हैं वो डेफिनेटली जो नैरेटिव है, जो वर्डिंग है, जो डिस्कोर्स है, वो बेशक डिफरेंट हो, पर जो हमारी बेसलाइन रिक्वायरमेंट है उससे हम कभी डिविएट ना करें और कभी भी उस पर निगोशिएट ना करें। अमेरिका की एक बड़ी अच्छी मिसाल है, चाहे बराक ओबामा था, चाहे डोनाल्ड ट्रंप था, चाहे जो बाइडेन है, ये तीन बड़े मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात थी और इससे पीछे जॉर्ज बुश को ले आए। इन चारों को देखें तो हमें लगता है कि ये जो चकोर के चार कोने हैं, बट जब हम इनको एक नुक्ते पे मिलाते हैं तो जो बेस लाइन अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उससे इनमें इनकी कोई डिविएशन नहीं है। सो हमें भी ये देखने की सख्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उसमें हमने जिस तरह भी उसको फ्रेम करना है, इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के लिए, वो एक और चीज़ है, बट उस पर ये चीज़ें नॉन निगोशिएबल हों। अगर ये नॉन निगोशिएबल होंगी तो हम इन क्राइसिस से बाहर निकल सकेंगे। मेरे अपने अंदाजे में एट दिस पॉइंट बहुत सारे हालात में पाकिस्तान एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पहुंचा हुआ है जिसको हम बासानी टर्न अराउंड कर सकते हैं अगर हमें ये एक ओपनिंग लाइन मिल रही है रशियन ऑयल पाइपलाइन के जरिए, और इससे पहले हमारी दो और कई और भी गैस पाइपलाइंस के एग्रीमेंट्स पेंडिंग है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सैंक्शंस। तो हमें इस ओपनिंग को जितना मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करें, और ना सिर्फ इसको एक्सप्लॉइट करें पर जो हमारे पास एनर्जी मिक्स है हम उसको इस्तेमाल करें और कन्वर्जन करें कि वहाँ जहाँ विंड पावर इस्तेमाल हो सकती है एबली, बिकॉज उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड आई सिंस आई एम नॉट एन एनर्जी एक्सपर्ट, मैं उन प्रोज एंड कॉन्स में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट इफ वी कैन डू दैट
तो हमें वो करने की जरूरत है। बलूचिस्तान में आप चले जाएं, ह्यूज लैंड जिसमें आप सोलर एनर्जी को बासानी टैप कर सकते हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं नेशनल ग्रिड के साथ। हम वो चीजें नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं, पॉलिटिक्स हैं, बट वी नीड टू सरपास दैट। हमें इस तरह के और एग्रीमेंट्स करने की जरूरत है और चीजें देखने की जरूरत है। बट 2-3 चीजें एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट कैप सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट। जो हमें लार्जर लेवल पे चीजें देखने की है कि इंटरनली तो मैंने ये कहा कि हमें पॉलिसीज में एक इस्तेहकाम की सख्त जरूरत है, जहां हम जो अपनी बेस लाइन पॉलिसीज हैं उन पे कोई नॉन निगोशिएबल टेंडेंसी रखें। और अगर कोई पॉलिसी किसी एक रिजीम ने, आज की रिजीम ने अच्छी अडॉप्ट की है, तो कल आने वाली रिजीम उसको अंडू ना करे बल्कि उसको बेहतर करने की कोशिश करे। बेशक उसके ऊपर से टाइटल्स चेंज कर दें, वो पॉलिसीज चेंज मत करें। ये बहुत जरूरी है, वो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को लेके आएगी। इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें एक बहुत रूबस्ट गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत है, जो कि हमारे साथ है। देखिए, एज अ कंज्यूमर अगर मैं कोई भी चीज देखती हूँ तो ना सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, बल्कि एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि एज अ कंज्यूमर वी आर वेरी स्पॉइल्ड पीपल। हमें हर चीज चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सो वो मुख्तलिफ स्ट्रेटा पे हमें अपने आप को थोड़ा सा, अपने बिहेवियर्स को, अपने कल्चर को भी रीएडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। एनर्जी क्राइसिस, एक्सेस टू oil, gas, and other energy resources is now becoming internationally scarce. और जैसे जैसे सीरिया की जंग शुरू हुई, रशिया यूक्रेन की शुरू हुई, चाइना, ये सारी जियो इकोनॉमिक वॉरफेयर्स में हर कोई अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करने की और उनको जो है पेट्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि व्हाट इज द वे ऑफ द फ्यूचर, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। दिस इज अ ग्रेट थिंग जो पाकिस्तान का अभी है कि ना सिर्फ हम चाइना के साथ सीपैक के उसके ऊपर हैं, बट हमें उसको भी आगे बेहतर बनाने की जरूरत है। बट हमें सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट देखने की जरूरत है। अगर हम रशिया पाइपलाइन कॉरिडोर बनाते हैं या चाइना कॉरिडोर बनाते हैं, तो it should be a 50-50 deal. What does Pakistan get out of it first? इवन एज अ जूनियर पार्टनर। तो हमें ये बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि एक रिजीम में जब ये सवाल उठा तो हमने सीपेक को खराब करके रख दिया कि वी स्टार्टेड टू बिकम इंट्रोस्पेक्टिव, और वो इंट्रोस्पेक्शन जो थी, इट वाज अ लॉट ऑफ लाउड टॉक, एंड दैट लाउड टॉक रीच द कंसर्न क्वार्टर्स, और वहाँ सारी की सारी प्रोफाइल खराब हो गया। फिर हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें जितना अपने आप को इंडिजिनसली स्ट्रॉन्ग करें, हम इंटरनेशनल सैंक्शन से अपने आप को बचा सकेंगे। हम बाहर की जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा सकेंगे। बट हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोप में भी, ऑल्दो उन्होंने एज पार्ट ऑफ द लार्जर नेटो एंड यूरोपियन यूनियन पॉलिटिक्स रशिया से जितनी भी एनर्जी ली थी उसको स्टोर किया हुआ, उसको इस्तेमाल करें, तो वहां भी बहुत इकोनोमाइज किया जा रहा है एनर्जी को। इन सूनर देन लेटर ये चीज टर्न अराउंड करेगी, तो वहां फिर क्या सिचुएशन बनेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। वो क्यों कम होते चले जा रहे हैं? बिकॉज एनर्जी क्राइसिस है। ठीक है, अगर मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाती हूँ तो आई कांट यूज माई क्रेडिट कार्ड एट सम सर्टेन oil companies, because they don't want to give me petrol through my credit card. तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ये देखने की जरूरत है कि ये छोटे छोटे रेड फ्लैग्स जो हैं हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। एंड टुमारो इज गोइंग टू बी इंटरनेशनली अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। सो पाकिस्तान को भी उस डिफिकल्ट टाइम के लिए खुद को ब्रेस करना है। तो इंटरनल कमजोरियां और एक्सटर्नल कमजोरियां मिला के पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को, और बहुत सारी और कंट्रीज को जो अभी बड़ी अच्छी सॉलिड दिखाई दे रही हैं, कल प्रॉब्लमैटिक होंगी। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द डे? एंड नंबर 1 इट इज इंडिजनाइजेशन, नंबर 2 इट इज डाइवर्सिफिकेशन। और इस जो एग्रीमेंट हो रहा है इसमें जो युआन का या फिर अदर देन डॉलर करेंसी एक्सचेंज की बात की जा रही है और बार्टर की भी बात की जा रही है, तो ये बड़ा खुश आइंद है। तो अल्लाह करे कि ओवरऑल अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को लेके आए तो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद स्टेप हो। वी शुड रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, वी शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एज ऑफ यस्टरडे। अल्लाह करे ये वर्कआउट हो और अच्छे तरीके से पाकिस्तान की फेवर में लॉन्ग टर्म वर्कआउट हो, नॉट शॉर्ट टर्म। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक
मुनीर ए, 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 एक ए, एक करेक्शन मैं मिनट कराना चाहता जी जी प्लीज गो अहेड। कैसे जा सर? अच्छा, सॉरी डॉक्टर सलमा मलिक, मेरे स्लाइड करेक्शन, जी जी ये जो मैंने प्राइस बताई थी हाइड्रो क्रैकर की बैक इन 1990s और 80s, इट वाज ₹2 बिलियन, रुपीस रुपीज 2 टू बिलियन। तो राइट मैं ये कह रहा था कि वो हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और अब हमें पता नहीं है कि ये 18 में लगेगी या 20 अरब में भी शायद ना लगे। एब्सोल्युटली जी, तो एब्सोल्युटली ये हमने ऐसी कई विंडो अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। और दूसरी बात ये जो आपने कही है, मैंने मुनीर साहब को भी याद होगा, मैंने यही कहा था कि अनलेस एंटिल हम अपनी एनर्जी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं देते, वी विल कंटिन्यू टू फेस सच क्राइसिस इन टाइम टू कम। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट मुनीर साहब के प्लीज मेरा वो अगर आपके पास है तो डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा से मेरा वो शेयर कर लें। वो जो राइट अप था उसमें हमने यही कंक्लूड किया था और रिकमेंडेशंस दी थी कि काइंडली दिस गवर्नमेंट शुड सॉर्ट ऑफ कंसीडर कि थोड़ा सा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर की तरफ ले जाए, जितने भी आपकी एनर्जी पॉलिसीज फ्रेमवर्क हैं फॉर द कंट्री, ताकि कोई भी रिजीम हो, चेंज हो, ये चीजें ना डिस्टर्ब। ओके ओके डॉक्टर साहब, जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो ये अभी अच्छा हुआ है कि हमारे एक भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और सवाल भी इसी से मुतालिक है कि अब कितनी अजीब सी बात है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अफगान जहाद के नाम के ऊपर। वहां पे हमें बहुत बुरा सलूक हुआ। इसी तरह हमने यूएई के अंदर बहुत दोषी निभाई, वहां पर भी कोई सूरत हाल उस तरह से नहीं। मतलब ये है कि मैं जो मेरा सवाल है दैट इज मोर स्पेसिफिक कि इंडिया के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि ही कैन रोमांस विद एवरी कंट्री एंड वेरी सक्सेसफुल रोमांस with China, with Iran, with Afghanistan, with every country. और पाकिस्तान के पास क्या प्रॉब्लम है कि हम किसी के साथ अपना कोई भी ताल्लुक जो है वो उसको बहुत फ्लरिश नहीं कर पाते हैं डिस्पाइट ऑल सेक्रीफाइसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। डॉक्टर साहब, इसका कोई अगर मैं सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूंगी कि जी पावर ऑफ डिप्लोमेसी। बट हैविंग सेड दैट, पावर ऑफ डिप्लोमेसी के साथ साथ जो हमें देखने की ज़रूरत है कि डिप्लोमेसी का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़े अच्छे हैं और मैं जो ड्रेस पहने हुए हूँ उसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है वीविंग के अंदर ये वो, और यहाँ हम कथक डांस दिखा दें या कुछ दिखा दें तो उससे लोग खुश हो जाएंगे, वक्ती तौर पे खुश हो जाते हैं। बट यू सी इनिशियल ईयर्स में इंडिया का जो क्लाउड था वो इंडिया का साइज था, और वो इंडिया के साइज के साथ साथ इंडिया की स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेसी थी जो उसने मल्टीलेटरल लेवल्स पे शो की थी, जिसमें कश्मीर के मसले को लेके अगर हम देखते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा हमें ये दिखाई देता है, एंड दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन दैट रिगार्ड। बट उसके साथ साथ हम ये देखते हैं, और उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को इतनी स्ट्रांग नहीं थी। डिप्लोमेसी के साथ जो इंडिया को चीज़ ने हमेशा हेल्प आउट किया है वो इंडिया की साउथ एशियन रीजन में वो सेंट्रलिटी ऑफ पोजीशन है जिसमें सारे साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया के पड़ोसी हैं और एक दूसरे के पड़ोसी नहीं रहे। और फिर साथ उसके जो एडिशनल फैक्टर होता है कि 62 ऑनवर्ड्स वो चाइना और इंडिया का जो एक कंपटीशन चल पड़ता है। सो पहले ज़रा वो मुखफ़फ़ अल्फाज में अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था और उसके बाद खुले अल्फाज में हुआ, और इंडिया ने भी उसको ज़्यादा खुले तरीके से जो है कैश कराया, उसको इस्तेमाल किया और सारा कुछ है। अब उस डिप्लोमेसी के क्लाउड में पोस्ट 1990 इंडिया की इकोनॉमिक्स है, और आजकल के ज़माने में जो चीज़ चलेगी वो आपकी इकोनॉमिक्स है। अगर आप इकोनॉमिक्स में वाइबल हैं तो आपको चलाया जाएगा, और फिर जाहिर है साथ उसके चाइना फैक्टर 62 ऑनवर्ड्स कंसिस्टेंटली एक कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को रिवर्स करके 1950-60s की तरफ लेके जाएं, सो पाकिस्तान वाज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री द वे इंडिया इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर टुडे।
जब अमेरिका को दिल चाहता है वो पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई भी बना देता है, बट साथ फिर डू मोर की शर्त लगाता है। बट सीटो सेंटो में पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत फेवरेट मुल्क था। बट इसमें मैं ये भी कहूँगी, अंजल साहब ने हमें रीजॉइन किया है कि अमेरिका जैसी ताकतों के लिए इंडिया वाज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द नंबर 1 कंट्री, और वो उसका साइज और उसकी सेंट्रलिटी थी। ठीक, तो ये चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली जो आप ओवरऑल नेशनल पावर के एलिमेंट्स के ऊपर जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बट अगर हम इंडिया को इस पिक्चर से निकालें, आई मीन मैं निकाल नहीं सकते, इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस लार्जर गैलेक्सी दैट वी एग्जिस्ट। बट ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनका कोई क्लाउड नहीं है, बट दे आर डूइंग ग्रेट एंड दे आर डूइंग बेटर देन व्हाट वी प्रिडिक्टेड देम टू डू। तो हमें वो करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए बहुत इनर्शिया के फैक्टर्स हैं और वो बहुत जेन्युइन फैक्टर्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान मेरे ख्याल में अपनी बहुत सारी गुड फॉर्च्यून्स को सही तरह कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा। उसमें एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का यूथ बल्ज है जिसको अभी हम लाइबिलिटी ले रहे हैं, बट वो एक बहुत बड़ा फ्यूचर एसेट है अगर उसको सही तरह टैप किया जाए। वी हैव mashallah all weathers, all seasons. We have an absolutely beautiful energy mix. It is just the point जो कि मैं भी कह रही हूँ और कैसे साहब ने मुझसे पहले कहा कि हमें इन सारी चीज़ों को एक सस्टेनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत है और उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप कराची के साथ आप अपनी कोस्ट बेल्ट को देख लें, आपके पास क्या नहीं है। हमने उसको अंडर डेवलप छोड़ा हुआ है। हमारी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में क्या कुछ नहीं था। दुनिया की बेस्ट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री थी। अभी भी जिस प्रिमिटिव तरीके से हम उसको हैंडल कर रहे हैं, फिर भी हम दुनिया की बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो अगर तो हमने इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लिया तो फिर हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो मेरे अपना यह ख्याल है कि अनलेस एंड अनटिल वी रियलाइज कि हमने अपने लिए कौन सा पाथ लेना है, तो ये चीजें इसी तरह रहेंगी। इंडिया ने सस्टेनेबिलिटी के साथ अपनी पॉलिसीज चलाई हैं और वो पॉलिसीज जो हैं आज उसको मदद कर रही हैं। Okay, thank you very much, Dr. Salma Malik साहिबा। Now आप लोगों को सबको अपने माइक अनम्यूट करने की आजादी दे दी गई है। Now you can unmute yourself and ask questions whatever you have. Please go ahead. Anyone? Please unmute yourself. Sayyid Hussain Ali Shah Saab. जी सर। सर, I wanted to ask a question related to the agreement which was signed in 2015. पहले वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट था, फिर उसको अभी नॉर्थ स्ट्रीम हो गया वो, और वो अभी तक सर इट्स पेंडिंग। इट वाज like 3-4 years में वो कंप्लीट होना था, लेकिन because of the sanctions, as in the start of the conversation I told you, I met the ambassador and he told me, I raised this question and he told me that the biggest problem is sanctions. When the sanctions come in, there's no cooperation or there's no way forward. और स्टिल अभी जगह अगर हम देखें, रिसेंटली हमने एग्रीमेंट MOU साइन किया है, जो कि अभी उसके फर्दर बहुत से स्टेप्स हैं। तो व्हाट इज द गारंटी कि ये जो MOU है ये फ्यूचर में जाके दोबारा से इस तरह नहीं होगा, सैंक्शंस इस पे नहीं इम्पोज होंगी? क्योंकि अभी 2015 से 23 हो गया सर, इट्स 8 years. सो अभी यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, so we don't know where it is going, this war, because the ambassador said that it's a very dangerous war. So sir, इस पे kindly जो मेरे honorable thank you for your question. पहले जनरल साहब, can you would you like to? या ठीक है मुनीर भाई, मैं अभी अपने व्यूज भी दे देता हूँ। देखिए ये वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इससे पहले डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर किया है। वहाँ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया की कामयाबी और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में जो नाकामी है, उसकी एक बड़ी वजह जो है ना, एक तो क्रेडिट दे इंडिया को कि उन्होंने अपने कार्ड्स अच्छे खेले। नंबर 2, डॉक्टर साहब ने बड़ा ठीक कहा कि वो बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। हमारी जो कई जगह पे कामयाबी नहीं हुई ना,
उसकी वजह हमारी अपनी कोई कोताही नहीं थी, उसकी वजह बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी थी, जहां वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। मसलन आप देख लें कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, मैं पाकिस्तान ईरान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का भी चेयरमैन रहा हूँ और सेनेट के अंदर भी मैं इससे डील करता रहूं। हमने हर ट्राई की कि कोई तरीका हो, उन्होंने कहा जी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक को भी हम खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये बैनुल अक़वामी जो नाइंसाफियां हैं ना, और वो जो बैनुल अक़वामी एंगल्स हैं अपने अपने स्ट्रेटेजिक कम इकोनॉमिक्स, वो चलते रहे हैं। दैट इज द रीजन। अदरवाइज हमारे ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान में टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमने बड़ा अपने तौर पे काम किया है। इंडिया के साथ हम अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स, लेकिन इरिटेंट्स हैं जिनको साल हो सकते थे, जो साल नहीं होने दिया, तो सुपर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से नहीं हुआ ना, किसी ने वीटो कर दिया, सब भूल गए चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन को। जहां अपनी बात आई ईस्ट तैमूर की, सदरन सूडान की, वहां हल कर लिया, इधर का नहीं है। तो ये जो मैं पिछले महीने लंदन में था और वहां मुझे उन्होंने बुलाया यूनिवर्सल पीस फेडरेशन, तो वहां मैंने कहा कि आपका अगर यूनाइटेड नेशन एक तफैली अदारा बना हुआ है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, तो इंटरनेशनल पीस जो है वो तो रिलेटेड है इंटरनेशनल जस्टिस के साथ। तो आप किसी कंट्री को अगर साइडलाइन करेंगे तो उसका मुसीबत होगी। तो इसलिए ये बड़ी सच्ची बात है कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से एक बहुत ही स्ट्रांग मुल्क है, एक बहुत ही पॉपुलेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से। मैं दी अदर डे मैं वो अपनी गाड़ी के टायर बदलाने गया एक, तो बखुदा आई वाज सो प्लीज्ड टू सी कि मार्केट्स वर हमिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ दैट दे हैव, और इकोनॉमिक एक्टिविटी हर बाजार हर जगह के ऊपर है। हमारी इरेगुलर इकोनॉमी वो बहुत अच्छी है, उसको टैप नहीं किया गया। लेकिन जो हमारे इंटरनल इश्यूज है, ये जो क्वेश्चन था उस पर पहले मैं आ जाता हूँ। क्वेश्चन में इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि MOU इज कन्वर्टेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ये बात आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि MOU होता है लेकिन बात आगे होगी। लेकिन बैनुल अक़वामी सिचुएशन तो अपनी जगह है, हमें उससे कैसे सुरखरू होना है, इट विल डिपेंड ऑन आवर सुपीरियर डिप्लोमेसी। लेकिन इंटरनली जब मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान का जो है वो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप रहा है। अगर आपका लीडर हो ना, महातीर मोहम्मद है, या साउथ अफ्रीका में जनरल पार्क था, या आप देखिए कि बैनुल अक़वामी सतह पे जिन कंट्रीज ने जो ली क्यू वॉम वगैरह वो अपनी पूरी एफर्ट करते रहे, तो ये लोग हैं जो कर सकते हैं। हमें वो बेहतर करना होगा, एंड इन एडिशन टू दैट हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होगा, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी आप हमारे साथ रहिए, बस थोड़ी देर में खत्म है। सारा आप कुछ सवाल करना चाहती हैं? Assalamu alaikum and good afternoon. Good afternoon. Okay, I have a point and I have a question as well. I'm not an expert, but you know, I mean, looking at few aspects, I would like to ask a question. Right, the biggest and the most recent example that we have at the moment with us is CPEC. Right, the MOUs have been signed, the work was started and everything, but again, it comes back to the same point with Russia as well. We do happen to sign MOUs and we do happen to get into agreements with the international bodies and, like, you know, with the countries. But there is a lack of sustainability, there is a lack of implementation in everything, and there is a lack of taking the projects on and executing them. That is the biggest problem that Pakistan faces. Now, yes, there is another aspect that we have a lot of investors, a lot of people outside. I mean, that includes the overseas Pakistanis and, you know, other foreign bodies as well. But the biggest problem that we face at the moment is not just the political instability, but economic and social instability as well. How can that be conquered? And another thing is, I would like to agree with Dr. Selma, what she said earlier, that we have a pile and abundance of natural resources, right? We have a lot of sun that can be utilized. We have a lot of
Obviously, we have different weathers. Wind can be utilized. We can have windmills to convert it into energy as well. We have coal, a huge coal abundance in the country that hasn't been utilized like it could have been. Now, okay, there is a lot of lack of capital, a lot of lack of investment. But see, these natural resources have to be utilized one way or the other. Is that the foreign pressures that Pakistan faces, or is it the internal political instability that stops Pakistan utilizing these natural resources? To whom this question is? I'd like to ask Dr. Salma. Okay, Please. Dr. Salma, please go ahead. External pressures or internal incapacity? Gee, thank you, Sarah. I would actually say it's more our internal lack of policy articulation. You see, in external pressure only in one regard. Any external actor would only invest in your country when your country has something solid to offer. And this is the norm. Any country that would like to come and invest in your in any other country would like to see that its investment gets a return, its investment gets a reciprocal policy or sustainability and security as well. There was a point I would like to add to one thing, and that point was, Sarah? I'd like to add to one thing here, that in order for us to basically develop the economy, and I mean, not only with Russia, even if Pakistan thinks about development, along with the European countries, I think the stance should be that, okay, there has to be like a lot of attraction for the investors, like the foreign bodies who would like to be investing in the country. And because I don't think Pakistan has that consistent and a stable, policy. जी आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रही हैं माशाल्लाह. I mean, you very well know what you are saying, and that's precisely the response. And कैसे साहब ने भी यही बात की, मैं भी यही बात करूंगी, और हम सब यही देखते हैं. आप किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएं, आपको एक ही प्रॉब्लम दिखाई देगी, और वो ये है, आप चाहे कॉटन इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं, आप चाहे एग्री इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं, एनर्जी की तरफ चले जाएं, एंड दैट इज कि जी एक सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है. और जो इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्शंस तो बाद में मिलनी है, उसको पहले अपनी बेस लाइन सिक्योरिटीज मिलनी है कि अगर उसका यहाँ बंदा आ रहा है तो वो मारा ना जाए, अगर उसका यहाँ चीजें आ रही हैं तो कल सडनली गवर्नमेंट की ओवरनाइट पॉलिसीज वगैरह चेंज ना हो, सिविल मिलिट्री रिलेशंस ठीक रहे. तो ये बहुत सारी, ये तो बेसिक्स हैं जो हमें किसी को भी प्रोवाइड करने की जरूरत है. और ये कि आपके पास रनिंग एनर्जी हो जिसके ऊपर वो इंडस्ट्री चलनी है. व्हाई इज इट कि बांग्लादेश ऑल ऑफ अ सडन कहाँ हम उनको बहुत ही ग्रे लिस्टिंग में रखते थे, और माशाल्लाह नाउ दे आर डूइंग सो वेल. सो हमें ये देखने की जरूरत है कि व्हाट हैज वर्कड विद देम दैट इज नॉट वर्किंग विद अस. और मैं इससे हट के थोड़ी सी बात करूंगी, और वो ये है कि मुनीर साहब ने एक बात कही थी कि यूएई और बहुत सारी ऐसी फॉरेन मार्केट्स जहां पाकिस्तान का लेबर और इन सारी चीज़ों की बहुत स्ट्रांग मार्केट हुआ करती थी, पाकिस्तान का क्लाउड होता था, अब वो नहीं रहा. क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा जो यहाँ से लेबरर जाता है या हमारा जो वर्कर जाता है वो अभी तक ब्लू कॉलर है, वो अभी तक उसी माइंड में है जो 1960s और 70s में ऑयल रिफाइनरीज को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए थे. अब उनकी जरूरत नहीं है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं. अब हमें उन्हें वहां वो बंदे भेजने हैं जिन्होंने कुछ लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल की हुई है. तो हमें सेमाई ब्लू कॉलर्ड एंड वाइट कॉलर्ड लोग भेजने हैं. मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चेंजिंग ट्रेंड्स को देखने की जरूरत है. हमें I mean, me with a PhD in international relations is of no use in an oil industry in UAE. But if I am the same
person who has a basic diploma in handling the oil and gas industry, so I will end up earning far more money than a person who has the type of knowledge which is not useful, or the type of skill or lack of skill which is not useful in international market. तो हमें अपने जो लेबर मार्केट है, हमें इन ट्रेंड्स को ऑब्जॉर्व करके थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और जनरल साहब ने एक जो बात कही थी, जो हुसैन शाह साहब ने आपने सवाल किया, दैट इज अबाउट द सैंक्शंस। तो वो जो एक आइडियल सोल्यूशन मैं कह रही हूँ कि जी इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाएं, तो बहुत सारी चीजों में आप इंडिजिनाइज नहीं भी कर सकते। अगर आपके मुल्क में तेल नहीं है बिल फर्ज, तो आप कहाँ से तेल प्रोड्यूस करेंगे, राइट? सो हाउ डू यू इंडिजिनाइज ऑन द ऑयल और द गैस? सो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। बट उसमें जो ऑल्टरनेट मीन्स है उनकी तरफ जाने की जरूरत है। बट जो सैंक्शंस वाला आपका सवाल है, मैंने अपने जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन थी उसमें ये कहा था कि जब लास्ट ईयर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन रशिया गई थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस हुई थी, एंड टुडे the same US administration is cautioning these aspects because they are fearing that certain countries may default और may suffer a lot अगर उनके ऊपर ये sanctions लगाई गई। तो ये sanctions की regime के अंदर से ही उन्होंने चोर रास्ता कहें या आपको एक open corridor provide कर दिया है, तो वहां आपको एक safety net मिल रहा है। But having said that, even at the time जब ये sanctions लगाई गई, तो चाइना और इंडिया वहां से एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा था और उनको वो सफर नहीं किए। अब उनके ऊपर कुछ कैपिंग टेक्निक्स की बात की जा रही है, बट वो एक हद से ज्यादा सफर नहीं कर सकेंगे। और मेरी फील्ड में जब रशिया के ऊपर आर्मामेंट्स की सैंक्शंस थी और सब कुछ था, तो एट द हाइट ऑफ दैट सैंक्शन और अमेरिका और इंडिया की जो आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही थी, तो S-400 डिफेंस सिस्टम्स जो थे उनकी एलोकेशन दी गई थी अमेरिका की तरफ से। तो इस तरह आपको सिलेक्टिव वेवर्स मिल जाते हैं। Okay, thank you very much for very detailed reply to the question. Sarah, can I have your good name? पूरा क्या नाम है आपका? सारा खान। सारा खान, आप कैदेर यूनिवर्सिटी में ही हैं? No, I'm not. Okay. नहीं, Okay, that's good. Sir, I think we are done with the discussion. कोई और अगर कोई सवाल नहीं है? Anyone? Salam. Ayan. Sir, can I have a question? Please go ahead. I would like to address Lieutenant General Senator Saab. I have two questions. What can Pakistan expect from the Russia visit of the foreign minister, and what would be the prospect of Troika Plus? We have seen some time back Pakistan hosted the Troika. What would be the prospect of it? Yeah. देखिए इसका मुनीर जरा दोबारा मुझे बताना, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई यार। Ayan, can you repeat your question that you said? Yeah. आवाज कट रही है। Yeah, I asked the two questions. What should be the prospect and expectation from the visit of foreign minister to Moscow? And secondly, we have seen Pakistan hosted the Troika Plus. What should be the prospect of Troika? Troika, the dialogue on Afghanistan, where Russia. You see, visit to any country is always good and fruitful, because you must maintain contacts. And if the foreign minister is to go to Moscow, or the prime minister goes, or previously our prime minister Imran Khan had gone, these are all good, welcome steps. Before that, even Pervez Musharraf had a meeting, Zardari Saab had a meeting. So I think interaction with Russians is very good at all levels. We must interact with them at the institutions level, at the ministerial level, and at the government level. So that is very good. Number two is you're talking of Afghanistan situation in Troika. I feel that will again help, because Afghanis also need help of the entire world community. You know that according to a pact,
We handed over the power to them, the United States and the NATO countries. But unfortunately, they don't allow any country to recognize them. And secondly, about $12 billion of their reserves, are almost $9 billion, they have confiscated. Now, what do you expect from them? There will be terrorism, there will be law and order situation. It will be difficult for them to handle. With all the resources with the Western countries and the advanced countries, even then there is an economic recession in the entire world. And what to talk of the Afghanis who have nothing? So therefore, I think that it is not only Trioca, it is the United Nations, it is all superpowers, all the countries of the world must recognize Afghanistan, have their embassies there, guide that country, help them, listen to their problems, and then you will be getting over the problem. Otherwise, that problem is not likely to really be resolved. Thank you. So you also mentioned about the crisis of leadership. How do you look at Prime Minister Modi's leadership in India? You see, my point was that a leader matters. And for example, Lee Kuan, who you saw what they did. Continuity of policy is also important. Modi may be very good for the Indians, but in the long run, I don't take him as a really a credible leader who is making India a sort of a Hindu state. And this will, one time or the other, you will see that it will bounce back when the minorities have no right to live, when the Kashmiris are being maimed and tortured and raped and everything. So therefore, I really don't expect that Modi is providing a leadership which the other countries must follow. I think India is a very big country. It must have a lion's heart. It is a big economy. It is an emerging economy. It must remain secular as it used to be. And they should follow by the international UN Charter and UN resolutions. And therefore, I really don't recommend that, say that the Modi is the best leader around. I think Nelson Mandela was one. You could just give that example. The towering leadership is the one which is selfless and which is not parochial, which is not prejudiced, which is not fascist. If they are open leadership, they accommodate, they are more accommodative, and they take not only their own country, but regional countries, and they also play a pivotal role at the international politics. Okay. Thank you, sir. Thank you. I think I'm the minority. I can take 1 more minute if you allow, sir. Okay, minority. Go ahead. Yeah, thank you, sir. So Russia was a country which links India, and in the 1971 war, it's Pakistan who massively relied on the American hardware and Chinese support. How would you look at Russia now and then? Okay. Yeah, who will answer? Yes, ask. Do I have to? Okay. Yeah. You see, we basically, every country has to be strong from within. Every country has to be peace-loving and not having any aggressive designs against any country in the neighbor or anywhere. Pakistan believes in that policy. You see, when somebody asked Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in 1948, what are the pillars? What will be the pillars of your foreign policy? He said, we'll go by the UN Charter. Number 2, we will follow honesty and fair play in international relations. We will never think of aggression against any country. We will have best relations with all countries, including neighbors and superpowers. So we are trying our best with Russia, and I hope that we will have good working relations with them. And over a period of time, it is from both countries' contribution which will further reinforce that relation. We want to have best relations we are having with China. We want to continue with America, European Union, and we want to also have better relations with India. With all honesty, I'm saying that, provided India also plays ball, and therefore they give right of self-determination to the people of Kashmir. That is the only intent we have.
Otherwise, we can all cooperate, and SAARC can emerge as a very potent economic forum in which we produce so many things. We have the manpower, the humanity. Almost, you see, India is almost the second largest populous country. It become the #1 country at one day. But the largest concentration of hungry people is also in India. So we want to finish that. Pakistan is also in no good position. So therefore, we have to now concentrate on our internal issues, especially remove this hunger, lawlessness, unemployment, control inflation, educate more people, and provide their good health and all that. So that is what I feel. Okay, thank you so much, General Saab. Now, question, Sarah Khan, you may ask the last question of today's discussion, and then we will have remarks from Dr. Salma Malik Sahiba. Sarah Khan, go ahead. Thank you. All right, my question will be for General Saab. Since we are we are talking about Russia. Pakistan being very low on the foreign currency levels, how can it be avoided not putting strain on Pakistan's economy, like financially, because the financial institutions are struggling a lot at the moment? Do you think there is anything that Pakistani economy can offer Russia if we look at barter? Like, if we don't have to, we would like to avoid putting strain on the financial side of the country, and we offer something in exchange of oil and gas or crude oil products. Okay. Before General Saab, I come to you, I would request Salma Malik Sahiba, you raise your hand for such a comment. So that now go ahead, and then the concluding remarks, including reply to the question that Sarah has just asked, and then we will say goodbye to all of you. Salma Malik Sahib. Thank you very much. My very quick response to Ayan's question about Russia in 1971 and where Russia, Pakistan stand today. There was no US being viewed favorably by the Indians in 1971, yet the US was working with India underhand. So these alliances keep shifting, and that press Pakistan would get during the 1950s and 60s from Delhi, saying that you have brought Pakistan, you have brought an external country into this equation, is now totally in the reverse. But, and I think this is how global politics work. I have a small question, and that is from Kaisar Ijaz Saab. And I would appreciate if Kaisar Ijaz Saab can just give us an idea as to why has Pakistan not been able to work with the energy mix that I was just mentioning. Is it actually an ideal notion, or can it really be implemented? Thank you so much, Munir Saab. I'm sorry I've been really hogging the talk time. No problem at all. Go ahead, Kaisar Ijaz Saab, and then General Saab. डॉक्टर साहब, ये जो आपका सवाल है, इसको मैंने बड़ा डिटेल में अपने एनर्जी क्राइसिस वाली प्रेजेंटेशन में एड्रेस किया था कि हमारे यहाँ बेसिकली व्हाट शुड बी द डिजायर्ड एनर्जी मिक्स, और उसके लिए मैंने ये बताया था कि वी हैव मिस्ड आउट द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज in the past, और उसमें I'm glad that General Saab also had covered some of those missed opportunities. उसमें सबसे एक बेसिक चीज ये है, अगर आपको मैं 5 मिनट दूंगा लेकिन आप लोगों को सबको वो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि देखिए पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। हमने 1947 में आज़ादी ली और उसके बाद अल्लाह मियां ने हमें 1955 में सुई गैस के बड़े अच्छे रिजर्व्स दी। तो ये एक अल्लाह मियां की तरफ से तोहफा था कि आप इसको लें, अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें और आगे चलें। अच्छा, उसके साथ साथ हमें इतनी हमारे यहाँ क्लैरिटी थी और इतना विजन था कि हमने एक तो वो चीज की, उसके बाद अपनी एनर्जी नीड्स को
करने के लिए बड़े अच्छे हमने काम किए। हमने तरबेला डैम बनाया, हमने मंगला डैम बनाया, और उस वक्त के जो क्राइसिस वाली सिचुएशंस थी उनको हमने अवॉइड कर दी। तो ये बड़े अच्छे काम हमने किए, लेकिन हुआ उसके साथ ये कि हमने उस सुई गैस रिजर्व्स को जिस बेदर्दी से हमने जाया किया। हम ये करते थे, जनरल साहब को भी याद होगा, कि एक माचिस की तीली को बचाने के लिए हमारे गैस के चूल्हे सारा दिन चलते। हमने वो गैस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और हुआ ये कि वो ट्रेंड कंटिन्यू किया। हमने अपने लोगों को पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से हमने उनको एक चीप रिसोर्स दे दी, जिसका इस्तेमाल कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना चाहिए था। हमने अपने लोगों को खुश करने के लिए वो करते रहे, और इन द मीन टाइम लोगों में इतनी आदत हो गई इस रिसोर्स को, इतनी यानी जिसे कहते हैं कीमती रिसोर्स को चीप रेट्स के ऊपर लेने की, कि वो आदत आज तक है और हम उसके डिविडेंड्स पे कर। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये भी नहीं हुआ, इससे भी हम गुजर गए। अल्लाह मियां ने हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी, हमें बहुत गैस तेल से नवाजा, और 2005 में आप यकीन करें कि तमाम सिचुएशन हमारे लिए बिल्कुल अच्छी थी। हमें पता था हमने क्या करना है। 2005 में हमारी गैस जो थी 4.2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे थी। हमारी ऑयल की ग्रोथ अच्छी हो रही थी। ऑयल एक्सप्लोरेशन पीक पे था, जहां 26 कंपनी ऑयल एंड गैस कंपनी काम कर रही थी, 12 फॉरेन कंपनीज काम कर रही थी, और एक ऐसी सिचुएशन थी कि हमने कहा था कि अब हमारा सिनेरियो क्या है। हमने कहा कि जी 70,000 मेगावाट हमने फोरसी किए हुए थे 2025 तक, कि यहाँ तक हम जाएंगे, ये हमारी डिमांड होगी। 6% जीडीपी पे हमने सारा अपना एनर्जी प्लान किया हुआ था। ईरान पाइपलाइन को हमने कैटर किया हुआ था, कैपी को हमने कैटर किया हुआ था। हम कोल प्रोजेक्ट्स ला रहे थे 9,200 मेगावाट के, और हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे पास 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल नेस्पाक ने, वापडा ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ। तो हम ये सोच रहे थे कि ये तमाम चीजें हमारी आ जाएंगी। एलएनजी को हमने फोर्सी किया हुआ था कि ये हम प्लग करेंगे, जो हमारा गैप आएगा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को हमने, इंडिजिनस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को हमने आगे बड़ी स्पीडीली लेके जाना था, फास्ट ट्रैक बेसिस पे लेके जाना था। अब आप हुआ क्या कि हमने इनमें से कोई काम नहीं किया। हमने ना कैपी को फॉलो अप किया, हमने ना ईरान पाइपलाइन को किया, हमने ना कोल के प्रोजेक्ट्स लगाए, और सब चीजों में डिले होता गया। और हमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम, यूएस सैंक्शंस लगी हुई थी, हम उनसे कम से कम यही कहते कि आप हमें रिन्यूएबल में ही हेल्प कर दो। आपके यहाँ बायोडीजल में इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, अमेरिकन के पास बायोडीजल के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है दुनिया में, आप हमें बायोडीजल की टेक्नोलॉजी दे दो। क्या यूएस ने इसमें आपके साथ कोई ताउन किया? तो बेसिकली आदमी खून के आंसू रोता है कि हमने किया क्या अपने साथ। हमने अपने ये जो एनर्जी की पॉलिसी फ्रेमवर्क को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं दिया, हमने इन चीजों को फोकस ही नहीं किया। तो बात ये है कि अनलेस अनटिल, अब रशियन क्रूड ऑयल है, अगर इसी तरह से अगर हम अपने रिफाइनर्स के साथ मिलकर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाते, तो आप यकीन करें कि आपके मिनिस्टर कल जा रहे हैं, अभी बड़ा टाइम लगेगा इसको मटेरियलाइज होने में। तो अगर कोई वहां पे गवर्नमेंट में इनको कहे कि आप डीजी ऑयल के साथ एक टीम बनाए, 3 रिफाइनरीज के जो सीईओज है और उनकी टीम को लेके जाए मॉस्को, उनसे कहें कि ये आपके पास 1 हफ्ता है, सारी डिटेल्स आप अपनी फाइनलाइज करें, और आप हमें नेक्स्ट 2 वीक्स में एक प्रेजेंटेशन करें, गवर्नमेंट को दें कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस इंपोर्ट रशियन क्रूड ऑयल। तो अनलेस अनटिल इस तरह से काम हो, ये चीजें नहीं चलेगी। So okay, this is what I want to say. Okay, thank you very much. General Sahab, concluding remarks. जी ओके अमजद भाई, एक तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बड़े लर्नड आपने 2 स्पीकर बुलाए हुए थे, जिन्होंने हमें एनलाइटन किया और सबको एनलाइटन किया। आप इसकी एक जिस्ट बना के ज़रूर गवर्नमेंट को भी दे, इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं। डॉक्टर सलमा ने बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया,
और मैं एजाज भाई को भी सुन रहा था, उन्होंने भी पूरी जो चीज है उसको बिल्कुल क्रक्स कूजे में दरिया को बंद करके पेश किया है। और मेरे ज़हन में वो शेर आ रहा था कि हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। तो यही बात, और मैंने लीडरशिप की बात की थी ना कि ये क्या कि रास्ते सुनसान हो गए सारे, न राहबर नजर आए हैं, न रास्ता देखूं, न काफिला देखूं, ये इसका। अभी वो बेटी हमारी सारा ने क्वेश्चन किया था कि रशिया के साथ आप बार्टर कर लें तो बेहतर है। इट्स ए गुड सजेशन। हमें जरूर जो चीज एक काइंड में होती है, काइंड में होती है। अगर आप ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, राइस करेंगे, आपकी एक दफा आप गंदम एक्सपोर्ट करते थे, आपकी शुगर का है, आपकी लेदर की चीजें हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए ना, इस काबिल हो कि आप भेज सके, तो वो जरूर करें। बार्टर ईरान से भी करें, रशिया से भी करें। सो इट्स अ गुड सजेशन। तो एट द एंड अगेन आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे भी इस काबिल समझा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। Thank you so much, Senator Lieutenant General Retired Abdul Qayyum Sahab, Dr. Salma Malik Sahiba, and Kaisar Ejaz Sahab, and all others who joined us today. It was like a wonderful talk, and of course, like very insightful learning as well, that how we can proceed ahead towards more meaningful collaboration with Russia and also some other countries as well. Thank you so much for all your time, and see you next Saturday, inshallah. Take care of yourself.